अच्छा जी, तो आज से हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, बेसिकली ये वो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। ठीक है, और इसको आप एसिड बेस इक्विलिब्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो एसिड बेस से रिलेटेड ही रहेगी, तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ठीक। अच्छा, अब एसिड बेस से रिलेटेड आपने तीन कॉन्सेप्ट जो है वो एएस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी, आरेनियस कॉन्सेप्ट, नंबर टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, और नंबर थ्री लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी एन एसिड इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, एसिड की जब हम बात करते हैं तो एसिड सिंपली क्या है? विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन डोनर is acid H plus and proton acceptor is base. ठीक है, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, electron pair donor is acid and electron pair acceptor is base. सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये मैंने गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है ये बेस होगी और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल आपने एसिड बेस थ्योरी से जो है आपने ये तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, आरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अच्छा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट करेगा। व्हेन एन एसिड reacts with a base, so this type of reaction is known as neutralization reaction. ठीक है, ये कहलाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें जरा बात करनी है, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, अच्छा एक मिनट बेटा जरा होल्ड करें। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आपको याद होगा कि अगर कोई सब्सटेंस, इफ अ सब्सटेंस reacts with both acid as well as base, अगर कोई सब्सटेंस एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा जो सब्सटेंस होते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? सब्सटेंस which reacts with both as, or a substance which behave both like an acid and base। जी बेटा, सब्सटेंस which react with both acid as well as base, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और अगर वो ऑक्साइड है तो फिर आप उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, बट यस इट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो इफ अ सब्सटेंस रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है तो दिस इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो अब डिस्कस करना है, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, सबसे पहले जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक
नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, ऑल्दो आपने ये पढ़ा है कि जी वाटर जो है ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक है, वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, बट हम इसको यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेट से अगर हमारे पास प्योर वाटर हो, इफ वी हैव प्योर वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है, लेट से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है जी, लेट से दिस इज अ बीकर जिसमें कि हमारे पास वाटर मौजूद है, ठीक है, और कुछ मौजूद नहीं है यहाँ पे, सिंपली वाटर जो है ये मौजूद है। अब वाटर इटसेल्फ इज नॉट अ, आप कह लें कि इटसेल्फ जो है वो वाटर पुअर आयोनाइजर है, ठीक है, वाटर में जो है वो आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि वाटर जो है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल प्योर वाटर है तो यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। बट हमें ये चीज़ मालूम है कि वाटर इटसेल्फ, H2O, water itself is not, is weak, is not, water itself is weak ionizer। ठीक है जी, ये यानी कि आप कह लें कि इसमें आयनाइजेशन जो है ये बहुत कम होती है। बट सपोज लेट से कि हम कह रहे हैं कि वाटर जब आपके पास, या आप कह लें कि आपने इसमें, चलें इसको हम थोड़ा सा समझने, मतलब थोड़ा हम इसमें आयंस की कंसंट्रेशन को देखने के लिए हम ये कहते हैं कि दिस इज एसिड्यूलेटेड वाटर। एसिड्यूलेटेड वाटर मीन्स कि जिसमें आपने बिल्कुल एक दो ड्रॉप एसिड के ऐड किए, तो आप यही समझेंगे कि ये 100% वाटर ही है। बट जस्ट थोड़ा सा हमने आयनाइजेशन को स्टडी करने के लिए सपोज इसमें हमने एक दो ड्रॉप्स जो है वो एसिड के ऐड किए, बट आप यही अज्यूम करेंगे कि ये 100% प्योर वाटर है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर वाटर आयोनाइज होगा, इफ वाटर आयोनाइजेस, तो क्या होगा, ये किस तरीके से आयोनाइज होगा, इट प्रोड्यूसेस H, यानी वाटर को हम आयोनाइज करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस H प्लस एंड OH माइनस, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। एंड बिकॉज यहाँ पे आयनाइजेशन बहुत कम होगी तो हम कह सकते हैं कि दिस वुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि वाटर जब H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो दिस H प्लस यानी वाटर के अंदर ये जो H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन इज समथिंग विच वी कैन नेवर ऑब्टेन। हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये आप लिखते तो हैं रिएक्शंस में, बट ये हमें मालूम है कि ये कभी भी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही हाइड्रोजन आयन बनेगा, दिस हाइड्रोजन आयन विल रिएक्ट विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, दिस हाइड्रोजन आयन विल रिएक्ट विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस H प्लस विल react with another water molecule, ठीक है। आप ये कह लें कि यहाँ पे एक H2O मौजूद था यहाँ पे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मौजूद था, एंड ड्यू टू सम रीजंस, कोई अट्रैक्शंस हुई या कुछ भी हुई जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल टूटा, और किस में टूटा, H प्लस में और OH नेगेटिव में, ठीक है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ पे बने। अब जैसे ये हाइड्रोजन आयन बनेगा, ठीक है, दिस हाइड्रोजन आयन will immediately react with another water molecule। ये फौरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होगा H2O, जिसके साथ ये अट्रैक्शंस डेवलप करेगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो दिस हाइड्रोजन आयन विल इमीडिएटली मेक अ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये जो H प्लस आयन बना है ये फौरन एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा, वी वुड गेट H3O, हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है, H3O बन जाएगा। तो ये लेट से दिस इज स्टेप 1, यानी पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन बना, और दिस इज स्टेप 2, ये दूसरे स्टेप में हाइड्रोक्सोनियम आयन बना। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ मिला के लिखें, ठीक है, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को स्टेप 1 को और स्टेप 2 को कंबाइन करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन वाटर रिएक्टिंग विद वाटर, यानी हमारे पास बेसिकली H2O रिएक्टिंग विद अनदर H2O, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, ड्यू टू सम रीजन इट इज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयंस, एंड दैट हाइड्रोजन आयन इज बीइंग गेन्ड बाय अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हुआ, एंड दैट प्रोटॉन इज गेन्ड बाय द अदर वाटर मॉलिक्यूल। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो H2O है यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हुआ, ये कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव में, और ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। एंड बिकॉज वाटर में जो है ये आयनाइजेशन बहुत कम होगी, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज एन एसिड,
and the other water molecule, because एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो लेट्स इफ दिस इज डोनेटिंग प्रोटॉन, तो दैट मींस ये क्या हो गया, ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, एंड बिकॉज इट इज डोनेट एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, तो ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस, या आप कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये बेस है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये एसिड है। तो वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑल्दो ये आयनाइजेशन बहुत कम होंगी, कितनी हो रही होंगी वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गया, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2H2O ionizes to give hydroxonium ions H3O plus OH नेगेटिव। अब इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसमें आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो किया है, हाइड्रोजन आयन ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन बनेगा तो वो हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब हाइड्रोजन आयन कभी बनता नहीं है, यही हम कहते हैं ना कि ये बेसिकली इंटरमीडिएट है, ये बनता है और कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, तो एक्चुअल में आपको मिलेगा क्या, हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है। तो असल मतलब जो प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि जी राइट एन इक्वेशन ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो Kc की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। अगर हम यहाँ पे Kc की एक्सप्रेशन लिखें तो Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपने ये Kc की एक्सप्रेशन लिख ली। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि एज H2O इज पार्शली, आप कह लेंगे H2O इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, या आप कह लें कि it does not ionizes to a larger extent। चलिए हम ये लिख देते हैं कि as H2O does not ionizes to a larger extent, as H2O does not ionizes to a large extent, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट वाटर की कंसंट्रेशन पे इनिशियली जो आपने वाटर की कंसंट्रेशन ली होगी, इक्विलिब्रियम तक आते आते इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम आयनाइजेशंस हो रही होंगी, ठीक है। तो H2O does not ionizes to a larger extent, हम कह सकते हैं कि the concentration of water will remain constant। वाटर की कंसंट्रेशन में एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इक्विलिब्रियम तक आते आते। हम ये कह रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल रिमेन फिक्स्ड। बेटा यहां तक बात समझ में आ रही है सबको जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखें, ये हम पिछली नॉलेज को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई नई बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, जस्ट हम जो पिछला जो कुछ अब तक पढ़ा हुआ है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैं कांस्टेंट के साथ ही ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप यूं कहें कि दिस वुड बी Kc is into concentration of water square is equals to concentration of hydroxonium ion and concentration of hydroxide ion, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हम एक साथ एक ही कांस्टेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, एंड दैट कांस्टेंट वुड बी Kw। Kw क्या है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, बट Kw वुड बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी। दिस इज Kw, और Kw यानी ये हमारे पास Kw की एक्सप्रेशन आ गई। Kw क्या है, concentration, the product of concentration of hydroxide ions and the product of product of concentration of hydroxide ion and hydroxide ion, ठीक है। अब Kw क्या है, what is Kw? Kw is basically ionic product of water। Kw क्या है, ionic product of water। Kw is ionic product of water, और इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, what is ionic product of water? It is the concentration of hydrogen ion, it is the product of concentration of hydroxide and hydroxonium ions at equilibrium, ठीक है। ionic product of water को आप कैसे डिफाइन करेंगे, what is Kw? It is the
concentration of, it is the product of concentration of ions in water at equilibrium. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम वाटर, यानी जब पानी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो एट दैट टाइम इसमें आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हमने नाम दिया आयोनिक प्रोडक्ट। नाम से पता लग रहा है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वाटर में एट इक्विलिब्रियम जो आयंस मौजूद हैं उनके प्रोडक्ट को आप नाम दे रहे हैं KW। नाउ द वैल्यू ऑफ KW इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। याद होगा आपको KC की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो बेसिकली KW इज एन एप्लीकेशन ऑफ KC। आया तो KC से ही है ना, तो हम कह सकते हैं कि KW इज एन एप्लीकेशन ऑफ KC, तो हम कह सकते हैं कि KW वुड बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। KW विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अब क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है, वाटर इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो हम कहते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन in water is 1 into 10 raised to power minus 7 moles per dm cube. This is fixed. ठीक है, ये फिक्स्ड है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में हाइड्रोक्सोनियम आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 into 10 power minus 7, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि पानी न्यूट्रल है तो अगर हाइड्रोक्सोनियम आयन की कंसंट्रेशन है 1 into 10 power minus 7, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी कितने होंगे? 1 into 10 power minus 7 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो एट इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्सोनियम आयंस जो है ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसको पुट करते हैं KC की एक्सप्रेशन में, सॉरी KW की एक्सप्रेशन में, तो KW वुड बी इक्वल टू 1 into 10 power minus 7 मल्टीप्लाई बाय 1 into 10 power minus 7, और ये आंसर क्या आ जाएगा? दिस वुड बी 1 into 10 power minus 14, और यूनिट क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर PM minus 6. This is the value of KW at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू क्या होगी? 1 into 10 power minus 14। ठीक है, so the value of KW क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिस वैल्यू इज 1 into 10 power minus 14, और क्योंकि दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर है, अब ये कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है 10 power minus 7। माइनस 7 मतलब आपके पास हर एक डीएम क्यूब में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 1 into 10 power minus 7। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 1 into 10 power minus 7। तो तकरीबन ना होने के बराबर कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि प्योर वाटर में KW की वैल्यू क्या होगी? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 into 10 power minus 14 मोल स्क्वायर DM minus 6। जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होगी? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है जी, तो दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। ये जो वैल्यू है आपके पास सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, बट दिस वैल्यू वुड बी फिक्स्ड फॉर वाटर। दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशंस को मिला के जो आपके पास KW की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1 into 10 power minus 14। अब लेट से मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक सोल्यूशन, एक अननोन सोल्यूशन है। लेट से इफ वी हैव एन अननोन सोल्यूशन, ठीक है जी, वी हैव एन अननोन सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन है। ठीक है, एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देखें ये ध्यान में रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयंस। ठीक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोक्सोनियम आयन किससे बन रहे हैं? हाइड्रोजन आयन से ही बन रहे हैं ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यहाँ पे H आयन भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो KW की एक्सप्रेशन में बजाय यहाँ पे H3O प्लस के H प्लस भी लिख सकते हैं, दैट वुड बी ओके, बट ज़्यादा बेहतर है हाइड्रोक्सोनियम आयन लिखना। तो चाहे मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात करूँ या हाइड्रोक्सोनियम आयन की, बात एक ही है। तो वी हैव एन अननोन सोल्यूशन at 25 degree centigrade the concentration of H plus ion is 1 into 10 power minus 2 moles per dm cube। ठीक है जी, एंड द कंसंट्रेशन, अच्छा तो फिर आपसे पूछा जाए कि what would be the concentration of hydroxide ion in this
सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? अगर at 25 degree centigrade we have a concentration of hydrogen ions 1 into 10 power minus 2, what would be the concentration of hydroxide ion in this solution? जी सेम इतनी ही होगी, 1 into 10 power minus 7 जी, और इसके अलावा 1 into 10 power minus 12 जी, और दो आंसर आए हैं, एक है 1 into 10 power minus 7 और एक है 1 into 10 power minus 2 और एक है सेम। इसके अलावा बेटा और किसी के जहन में आंसर आ रहा हो? वन इंटू 10 पावर माइनस 12, आंसर बदल लिया आपने। ये सैयद मोहम्मद है कौन? नाम जाशिर, अच्छा ठीक है जी बेटा। 1 into 10 raised to power minus 12, concentration of hydroxide ions would be 1 into, अच्छा ठीक है बेटा, 1 into 10 raised to power minus 2 अगर आपके पास कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 into 10 raised to power minus 12 मोल्स पर DMQ। ठीक है जी, 1 into 10 raised to power minus 12 मोल पर DMQ। क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी सोल्यूशन में, यानी हमने KW की एक्सप्रेशन पढ़ी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और हमने ये पढ़ा है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW की वैल्यू क्या है, क्योंकि उन्होंने 25 बताया, KW की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 into 10 पावर माइनस 14। तो अगर H आयन की कंसंट्रेशन है 1 into 10 पावर माइनस 2, तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ये इधर चला जाएगा, डिवाइड होगा, माइनस 14 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा? X इज इक्वल्स टू 1 into 10 raised to power माइनस 12। यानी दोनों की कंसंट्रेशन का सम हमेशा इसके बराबर ही रहेगा अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। At 25 degree centigrade, the product of the concentrations would always be equal to 1 into 10 raised to power minus 14। तो अगर H आयन थे 1 into 10 power minus 2, तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 into 10 raised to power minus 12। अच्छा चले, कोई बात नहीं बेटा, बात समझ में आ गई है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सबको क्लियर है ये? अब मुझे बताएं कि ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा, ये न्यूट्रल कहलाएगा? जी, ये जो सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास एसिडिक और बेसिक, अच्छा रिपीट कर देते हैं जी, बिल्कुल बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा ये। ठीक है, दिस वुड बी बेसिक सोल्यूशन और एसिडिक सोल्यूशन। H आयन की कंसंट्रेशन है 1 into 10 raised to power minus 2 और OH आयन की कंसंट्रेशन है 1 into 10 power minus 12। कौन सी वैल्यू बड़ी है? 1 into 10 power minus 2 बड़ी है या 1 into 10 power minus 12 बड़ी है? एसिडिक। ठीक है जी, एसिडिक होगा, क्योंकि H किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? देखें H आयन की कंसंट्रेशन है 1 into 10 पावर माइनस 2 मीन्स के 0.01 और OH आयन की कंसंट्रेशन है 1 into 10 पावर माइनस 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1। ठीक है, ये OH आयन की कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास H आयन ज्यादा है। H आयन ज्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सोल्यूशन वुड बी एसिडिक। क्लियर हो गई है ये बात? जी सबको क्लियर है ये? तो हमने H आयन, अच्छा तो मैं इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं कि आपके पास सिंपल देखें, ध्यान में रखना है कि Kc की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फिक्स्ड है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 1 into 10 पावर माइनस 40। अब आपको H आयन की कंसंट्रेशन गिवन है कि दैट इज 1 into 10 पावर माइनस 2। OH आयन की कंसंट्रेशन आपसे पूछी जा रही थी, तो आपने सिंपली क्या किया के लिए उसको KW की एक्सप्रेशन में रख दिया। KW की एक्सप्रेशन क्या है? KW इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन 1 into 10 पावर माइनस 2, KW 1 into 10 पावर माइनस 14, ये इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 15 सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो माइनस 15 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 2 दैट वुड बी माइनस 12। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से KW की वैल्यू के थ्रू H आयन और OH आयन की
क्यों फिक्स्ड है? के कांस्टेंट है ना बेटा, केसी की वैल्यू केसी से निकाला है ना आपने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन फिक्स होंगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो आपने मतलब देख लिया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है और इसके थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी हम ये नहीं देखते कि क्या वैल्यू क्या फर्क आएगा, मैं जस्ट एक छोटी सी बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, इफ वी चेंज द टेम्परेचर, इफ वी चेंज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू विल चेंज। ठीक है, के डब्ल्यू विल चेंज। ठीक है। तो ये जो आप कह लें कि सोल्यूशन न्यूट्रल होता है एट 1 × 10⁻⁷, ये जस्ट फॉर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो देन लाजमी नहीं है कि फिर न्यूट्रलिटी जो है वो 1 × 10⁻⁷ पे जो है वो अचीव हो, फिर वो कुछ और वैल्यू हो सकती है। ठीक, बट अभी फिलहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। यहाँ तक अभी हम सिर्फ ये ध्यान में रख रहे हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁴। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डेरिवेशंस है, बट मैं डेरिवेशंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपसे पूछी नहीं जानी। मैं डायरेक्ट जो है वो एक फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पे आऊंगा। देखें, कंसंट्रेशन से एसिडिक बेसिक फाइंड आउट करना जरा थोड़ा सा मसला है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी जैसे स्टार्ट में आप सबको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हुई कि पावर्स को देख के कि जी एसिडिक है या बेसिक है, तो हम बजाय कंसंट्रेशन से हम क्या करेंगे कि हम सोल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर देखेंगे फ्रॉम पीएच वैल्यू। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ a solution, how to calculate pH of solution। ठीक है जी, हाउ टू कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन। तो pH ऑफ द सोल्यूशन के लिए जो है वो आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट इज pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव log concentration of hydrogen ions। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ pH। ठीक है जी, ये pH का फॉर्मूला है। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये pH का फॉर्मूला है। जब भी आपको pH कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, आप लॉग अप्लाई करेंगे उस पर और pH की वैल्यू फाइंड। तो ये जस्ट छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब लेट्स से कि हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द pH of a solution which has 0.01 moles per dm cube HCl present in it। जी, calculate the pH of a solution which has 0.01 moles per dm cube HCl present in it। ठीक है, आपको pH कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है HCl की 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो आपको इस सोल्यूशन की pH फाइंड आउट करनी है। जी, क्या होगी pH? ये क्वेश्चन लिख लें। टू। ठीक है जी, ये सबको समझ में आ गई ये बात? pH of the solution would be 2। हाँ जी, ये समझ में आ रहा है आप सबको कि 2 कैसे आंसर आ रहा है या नहीं? आपने तो बताया भाई, आपको तो आएगा। बाकी जिन्होंने नहीं किया, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे एक छोटी सी बात। ठीक है, आंसर 2 है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। बट जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो जरा समझिएगा कि हम यहाँ पे हमें
क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पीएच। पीएच फाइंड आउट करनी है सोल्यूशन विच हैज 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब HCl प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी गिवन है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है एंड दैट इज 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है हमारे पास पीएच का, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हमें एच आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। अब HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपने सिंपल क्या अज्यूम कर लिया, आपने कहा जी जो भी कंसंट्रेशन एसिड की होगी वही कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की होगी, बिकॉज एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट कंप्लीटली आयोनाइजेस, एज इट कंप्लीटली आयोनाइजेस, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। ठीक है, तो आपने कहा जो HCl की कंसंट्रेशन होगी वही हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो जो भी आपको HCl की कंसंट्रेशन गिवन है, लेट्स से इफ इट इज 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब, दैट मींस के एच आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, एच आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी। एच आयन क्योंकि HCl कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, और एच आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻² हमने लिख दी। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 1 इज 0, और उसके बाद यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जरा इसको सॉल्व कर लूँ, जिन्होंने लॉग सॉल्व नहीं किए हुए। ठीक है, तो वैसे तो ऐसे जितनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक दफा इसकी कैलकुलेशन देख लें। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लॉग ऑफ A इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1, यहाँ पे A क्या है 1 और B क्या है 10⁻⁻², लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻², तो लॉग ऑफ 1 जो है ये 0 होता है, लॉग ऑफ 1 इज 0 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻², इसका लॉग अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी पावर है, पावर का लॉग जब भी लेंगे तो जो पावर है वही आंसर आ जाएगा, तो -2 ही आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा +2। पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन इज +2। ठीक है, तो ये जस्ट आपको खैर इतनी डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट जिन्होंने कभी लॉग सॉल्व नहीं किया उनके लिए मैंने इसको आज सॉल्व किया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है वो आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से हमने एसिड की कंसंट्रेशन से पीएच फाइंड आउट किया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं क्लियर हुई हो जी? सबको क्लियर है ये चीज? किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि देखें ये जो हमने तरीकाकार किया है, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर यहाँ पे कोई वीक एसिड होता तो ये इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और आपसे पीएच पूछी जाए, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आप वही कंसंट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस यानी आप कह लें कि ये जो हमारे पास रूल है कि द लेट से मैं कह रहा हूँ कि HX कोई भी एसिड है, सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं HX कोई एसिड है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ HX इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वीक एसिड होता, इथेनोइक एसिड होता, तो आप ये नहीं कर सकते थे, फिर आपको पहले एच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती। 2 स्टेप्स हो जाते हैं, पहले स्टेप में हम एच आयन की कंसंट्रेशन निकालते, फिर उसके बाद पीएच फाइंड आउट करते। पीएच के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बट आपको यहाँ तो एच आयन की कंसंट्रेशन बड़ी आराम से आ गई, बट अगर यहाँ पे इथेनोइक एसिड होता तो फिर पहले आपको ये एच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती, फिर आप ये फॉर्मूला लगाते। तो वो कैसे निकलेगी वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल अभी हम ये स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, अच्छा चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट the pH of a solution which has 0.025 moles per dm cube sodium hydroxide। जी,
Calculate the pH of a solution which has 0.025 moles per dm cube NaOH. सेवन कैसे आंसर आ गया? NaOH में H तो नहीं है, सही है। तो अब H pH तो होगी ना इसकी कुछ ना कुछ, तो अब कैसे फाइंड आउट करें? OH की कंसंट्रेशन लेंगे जी। जी 12। अच्छा, चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ज़रा आसान तरीका, मतलब दोनों ही आसान तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका तो ये, जिस तरह pH है, ठीक है, ऐसे आप POH कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम pH फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही हम POH भी फाइंड आउट कर सकते हैं। POH क्या होगा? POH वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, ये कहलाएगा POH। तो हम अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो जो भी आप कह लें कि जो कंसंट्रेशन हमारे पास NaOH की जो भी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, दैट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि POH वुड बी इक्वल्स टू POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है? 0.025 जी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? लॉग ऑफ 0.025 1.6। या आप मुझे फाइनल आंसर बता रहे हैं बेटा, या POH का आंसर बता रहे हैं? POH का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। 0.025, ठीक है, 1.6। तो POH का आंसर क्या आ गया? POH आ गई 1.6 ये आपके पास POH आ गई, ठीक है। अब हमसे POH तो नहीं पूछी गई, हमसे तो क्या पूछा गया? pH, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है KW। KW क्या होता है? KW इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अब मैं पूरी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि pH, मतलब इस पूरे का सम जो है वो बराबर हो जाएगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि pH प्लस POH दैट वुड बी इक्वल्स टू 14, ठीक है। अगर हम इन तीनों पे लॉग अप्लाई करें और फिर उसको पूरा सॉल्व करें,
तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि आप इन दोनों पे लॉग अप्लाई करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 × 10⁻⁻14 का लॉग आएगा 14, तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो POH आपके पास आ चुकी है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो pH किसके बराबर हो जाएगी, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1.6, तो 14 माइनस 1.6 कितना आ जाएगा, 12.4, तो ये आपके पास pH आ जाएगी। जी समझ में आई है बेटा बात, इस तरह से सॉल्व किया इसको। जी क्लियर है, सबको क्लियर है? तो अगर आपको बेस गिवन है, स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक मैंने अभी सॉल्व किया है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपने पहले POH निकाल ली, फिर जो भी POH आई है उसको 14 में से माइनस कर दें तो आपके पास pH आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कभी pH पूछी जाए, pH गिवन हो या H आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो और POH पूछी जा रही हो, तो पहले pH निकाल लें, फिर उसको 14 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखें, pH का और POH का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम KW यूज कर लेते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन थी ना, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन गिवन थी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, KW इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपके पास KW की वैल्यू भी है 1 × 10⁻⁻14, यानी दिस इज अनदर वे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपके पास KW की वैल्यू भी गिवन है 1 × 10⁻⁻14, H आयन आपको फाइंड आउट करना है, OH आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू -14 इज इक्वल्स टू, ये फाइंड आउट करनी है, इनटू 0.025। यहाँ से आपके पास H आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, उसको pH वाले फॉर्मूले में रखें, आंसर फिर वही आएगा 12.4, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, आप कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 14 कांस्टेंट वैल्यू समथिंग, यस, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये गिवन होगा, जब भी इस किस्म का क्वेश्चन होगा उसमें टेम्परेचर गिवन होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बेटा, ये दूसरा तरीका भी क्लियर है सबको, तो दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हैं जी, ठीक है। तो या तो आप POH निकाल लें, फिर उसको 14 में से माइनस कर दें, या आप KW हमेशा 1 × 10⁻⁻14 ही लेंगे जी, जब तक टेम्परेचर -20, जब तक टेम्परेचर 25 है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर आपको KW की वैल्यू भी गिवन होगी, इस टेम्परेचर पे KW की वैल्यू ये होती है, वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कर रहे हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको KW की वैल्यू नहीं दी जाएगी, वो डेटा बुकलेट में भी गिवन होती है ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फिर वो जो नई वैल्यू होगी वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में कि इस वक्त KW की वैल्यू ये, ठीक है जी। क्लियर है सबको यहाँ तक बात? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज आपको पूछनी हो? सारी बात क्लियर है?